हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में हम कई सारे वीडियोज अब तक लेकर आए हैं। बाकी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये इसके बारे में बात करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे, रेस गेस्टे है क्या, हम इसको समझेंगे। सेक्शन 6 में ये रेस गेस्टे वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि अपना बेयर एक्ट साथ में रखें और साथ ही अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको अपने नोट्स में भी नोट करते हुए चलें। चलिए अपने वीडियो के साथ आगे चलते हैं। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे, रेस जेस्टे का क्या मतलब होता है। रेस जेस्टे सबसे पहले रोमन्स ने यूज किया, तो रोमन्स ने इसका मतलब निकाला थिंग्स डन, थिंग्स डन। और जब इसको इंग्लिश राइटर्स ने यूज किया तो इंग्लिश राइटर्स ने, जो ये इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्राइन है, इट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ इंग्लिश लॉ, ये आपको याद रखना है, ये इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्राइन है। तो इंग्लिश में इसका निकाला गया पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये तो हो गया इसके मीनिंग की बात। तो इसका हमारे एविडेंस एक्ट से क्या लेना देना। आप देखिए, जब आपको कोई एक्ट प्रूव करना होता है, कोई भी फैक्ट इन इशू है जो आपको प्रूव करना है, तो देखिए जो उसके जो सर्कमस्टांशियल फैक्ट है ना, मान लीजिए कि आपका कोई फैक्ट इन इशू है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई क्राइम हो सकता है, ये आपका फैक्ट इन इशू है। तो इसके जो सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स होंगे, यानी कि जो कंटेम्परेनियसली हैपेंड विद दिस एक्ट, इट मीन्स जो इसके साथ ही घटित होते हैं, जिनका इनके साथ कुछ ना कुछ लिंक होता है, तो ऐसे फैक्ट्स को क्या माना जाता है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना जाता है और वो रिलेवेंट हो जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो फैक्ट होते हैं विच सराउंड द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द फैक्ट्स, ये चारों तरफ क्या हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स क्या हैं, दीज फैक्ट्स सराउंड द हैपनिंग ऑफ दिस फैक्ट, जो फैक्ट इन इशू है उसकी हैपनिंग को ये फैक्ट्स दिखाते हैं और यही जो फैक्ट्स हैं ये आपके रेस जेस्टे को फॉर्म करते हैं। एंड दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे क्या है कि ये दोज में बी सम फिजिकल एक्ट और दोज में बी वर्ड्स सेड बाय समवन। कोई भी ऐसे फिजिकल एक्ट जो कि कोई फिजिकल एक्ट करता है या किसी के द्वारा बोले गए ऐसे स्पोकन वर्ड्स बाय सम पर्सन, ठीक है, अगर वो उस सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं तो वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडमिसिबल हो जाएंगे। लेकिन कब माना जाएगा इसको, देखिए ये टोटल कैसे कैसे फॉर्म होती है कि जो फिजिकल एक्ट या वर्ड स्पोकन बाय सम पर्सन है और द पर्सन डूइंग दोज एक्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं कि तब एडमिसिबल होंगी जब ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन रहे और ये हमारे जो फैक्ट इन इशू के साथ में ही घटित हों। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे को हिंदी में बोला जाता है ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार का भाग हैं, उनको डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे माना जाता है। या फिर ऐसे एक्ट जो एकदम से उसके साथ में घटित हो जाते हैं, यानी कि जैसे कोई फैक्ट इन इशू हुआ, भाई किसी ने मुझे एकदम से हिट किया तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा, तो मुझे हिट करना और उसके बाद मेरा चिल्लाना, ये नेचुरल चीज़ है। अगर मैं चिल्लाया हूँ तो मुझे कोई पेन हुआ है, मुझे किसी ने हिट किया तभी मैं चिल्लाया हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। पहले बेयर एक्ट पढ़ते हैं, फिर हम इसकी चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेक्शन 6 यहाँ पे क्या कहता है आपको कि रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। आप देखेंगे कि यहाँ पे ना रेस जेस्टे वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, कहीं पे भी आपको रेस जेस्टे जो है वो वर्ड यूज़ नहीं मिलेगा। ये कहता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट whether they occurred at the same time and place or at the different time and different place। चाहे वो एक ही समय और एक ही
जगह पे घटित हुई हो या किसी दूसरी जगह या दूसरे समय पे घटित हुई हो, तो भी ऐसे फैक्ट क्या हो सकते हैं, रिलीवेंट हो सकते हैं, अगर वो सेम पार्ट का ट्रांजैक्शन है। किसी का कोई ऐसा फैक्ट है जो किसी की स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है, जैसे आप सेक्शन 14 में आपने पढ़ता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको सेक्शन 6 के साथ में सेक्शन 8, 9 और 14 को भी पढ़ना चाहिए। 8 आपका बात करता है मोटिव की, प्रिपरेशन की, आपके प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करता है, क्योंकि देखिए उसमें प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो भी कहीं ना कहीं एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाते हैं। 9 जो बात करता है यहाँ पे ये बात करता है कि ऐसे फैक्ट्स जो रिक्वायर्ड है टू एक्सप्लेन दी अदर फैक्ट्स। एंड 14 बात करता है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग्स की। तो ये सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं एक रेस जस्टिस का पार्ट बनते हैं। लेकिन रेस जस्टिस जो डॉक्ट्राइन स्पेशली दी गई है सेक्शन 6 में। तो आपको ये तो समझ में आ गया हो कि रेस जस्टिस है क्या। देखिए यहाँ पे हमने लेकिन रेस जस्टिस वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया है, आप देखेंगे सेक्शन 6 की लैंग्वेज में कहीं रेस जस्टिस यूज़ नहीं है। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने जो इंग्लिश लॉ है उसने इसका मतलब निकाला है कि भाई पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर आप रोमन देखेंगे तो वहाँ निकाला गया थिंग्स डन। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, ये लैटिन फ्रेज है, तो कन्फ्यूज़न की वजह से इसको इसमें नहीं डाला गया है, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस फॉलो होती है। एग्जाम्पल्स को देखिए तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए क्या है, ये एक एक्यूज्ड है ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए ने बी का क्या किया भाई, मर्डर कर दिया बाय बीटिंग हिम, इसने इसको बहुत मारा। वाट एवर वाज सेड और डन बाई ए ने इसको मारते जो भी कुछ इसको कहा, ए ने जो कहा या बी ने जो कहा, या जो अगल बगल में लोग खड़े थे जो इसको देख रहे थे पिटते हुए, उन लोगों ने जो भी कुछ कहा बाई स्टैंडर्ड्स ने एट द टाइम ऑफ द बीटिंग और शो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, और इसके जस्ट पिटने से पहले और पिटने के जस्ट बाद जो भी कुछ वहाँ पे घटित हुआ, किसी ने जो भी बोला, कोई फिजिकल एक्ट हुआ, कोई वर्ड्स बोले गए, तो वो सारे के सारे रिलीवेंट फैक्ट हो जाएंगे। अभी दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। ए क्या है, एक्यूज्ड है फॉर वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने कहा ना कि डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस, वो चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। ए ने क्या किया भाई, इंडिया के खिलाफ ही वॉर कर दिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरसेक्शन, तो इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड। भाई उसमें क्या हुआ, उसने भाई एकदम हथियारबंद कुछ अटैक किया गया जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई, ट्रुप्स पे अटैक हुए, जैसे आपने देखा होगा नक्सली अटैक्स होते रहते हैं। भाई गोल्स आर ब्रोकन एंड ओपन द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स आर, जो भी कुछ यहाँ घटित हो सारे की सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं। और हो देखो ए सब जगह तो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ए की जो चीज़ें हैं, ए की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पार्ट ऑफ दिस सेम ट्रांजैक्शन है, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो। तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की वजह से क्या है कि वो चीज़ें यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएंगी, ऑल दो दीज आर हैपनिंग एट द डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस। अभी देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो उसके लिए हम कुछ केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। केस लॉ से, ये केस लॉ वैसे भी आप नोट कर लें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम आल्सो। सबसे पहला जो केस आता है क्वीन वर्सेस रैटन का आता है। यहाँ पे क्या होता है, एक महिला है, ये करती है टेलीफोन। किसको टेलीफोन करती है ये, जैसे अपने इंडिया में क्या है 100 नंबर है ना पुलिस को कॉल करने के लिए, ऐसे ही ये पुलिस ऑपरेटर को कॉल करती है और ऑपरेटर को बोलती है गेट मी हेल्प। ठीक है, पुलिस को ये बोलती है कि मुझे हेल्प चाहिए, गेट मी द पुलिस प्लीज़। लास्ट ऑपरेटर को जिसने वर्ड बोले, इसने बोला कि गेट मी द पुलिस प्लीज़, पुलिस प्लीज़। ये इसने लास्ट वर्ड किसको बोले, ऑपरेटर को बोले, इस लेडी ने। तो जब पुलिस इसके उस एड्रेस पर पहुंची जहां से कॉल की गई थी, इसके घर पे जब पहुंची है तो वहां पे इसकी डेड बॉडी मिलती है। और इसके हस्बैंड ने वहां पे क्या प्ली ली कि भाई ये एक्सीडेंटल फायर हो गया और एक्सीडेंटल फायर होने की वजह से इसका डेथ कॉज हो गई है। तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो इसने भाई इससे पहले कि पुलिस से उसका ऑपरेटर कनेक्ट कर पाता उसको, उससे पहले उसका फ़ोन कट गया था। तो जो सडनली फ़ोन का कट जाना और उसके जस्ट तुरंत बाद पुलिस उसके वहाँ पहुँच गई और उसकी लेडी को उसने डेड पाया वहाँ पे, तो उसकी जो कॉल थी और उसके वर्ड्स थे, देखिए इसकी कॉल और इसके ये वाले वर्ड्स, जो वर्ड्स इसने ऑपरेटर को बोले थे, इसको कोर्ट ने पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना था। कोर्ट ने कहा था कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है।
और ये उसकी डेथ से रिलेटेड है, यानी कि उसकी जो डेथ कॉज हुई है, फैक्ट इन इशू क्या है, उसकी डेथ, उसका मर्डर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो उसका डेथ के साथ जो है ये फैक्ट है जो सेम ट्रांजैक्शन का काम करेंगे, और यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस को लिया गया था। तो क्योंकि उसकी जो कॉल में जो डिस्ट्रेस था, ये शो दिखाता है कि वहाँ पे उसको, उसकी लाइफ जो है वहाँ पे किसी डेंजर में थी, तो उसकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटल नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल। अगर एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट में कोई भी विक्टिम पुलिस को नहीं बुलाता है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस को माना गया, और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इट इज़ द सेम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, और इसके हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया। यहाँ पे कोर्ट ने चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो आपके ट्रांजैक्शन, आपकी यहाँ पे फिजिकल एक्ट भी हो सकती है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड फिजिकल एक्ट्स भी हो सकते हैं, और वो वर्ड्स भी हो सकते हैं वहाँ पे जो उन एक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद फर्दर और भी केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी इसी प्रिंसिपल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आ जाता है दोस्तों, इस केस को प्लीज़ नोट डाउन कर लें, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे रेस जस्टिस को डिनाई कर दिया गया था, रेस जस्टिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ऐसा बोला गया था। क्यों बोला गया था, मैं इससे पहले आपको केस के फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि एक लेडी का गला काट दिया जाता है, एक लेडी होती है, वो उसका गला काट देता है बेडिंगफील्ड, और जैसे वो रूम से बाहर निकलती है वो अपनी आंटी को कहती है, ओ आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन विद मी। तो इसको पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया कि जब उसका गला काटा जा रहा था रूम में, वो उस वक्त उसने क्यों नहीं चिल्लाई वो, या उस वक्त उसने आवाज़ क्यों नहीं दी, उस वक्त ऐसा कोई फैक्ट या कोई एक्ट ऐसा क्यों नहीं आया जो कि रिलीवेंट हो। अब रूम में उसका गला कटने के बाद वो रूम से बाहर आती है, रूम से बाहर आने के बाद वो अपनी आंटी को बोलती है, तो देयर इज़ अ टाइम गैप। और आपका रेस जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि देयर शुड बी नो टाइम गैप। प्रिंसिपल क्या है, नो टाइम गैप बिटवीन दोज एक्ट्स। टाइम गैप इन द सेंस कितना टाइम गैप, अब एक टाइम गैप तो हमने कितना टाइम गैप कि वहाँ पे कोई भी फैब्रिकेशन ना किया जा सके, नो फैब्रिकेशन इज अलाउड। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब उसका गला काटा गया था भाई रूम के अंदर बेडिंगफील्ड के द्वारा, तो उस वक्त उसने क्यों नहीं चिल्लाई अपनी आंटी के लिए। अब वो रूम से निकलने के बाद बोल रही है कि ओ आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन विद मी। तो यहाँ पे माना गया कि ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो नहीं माना गया था, क्योंकि ये केस से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि दोनों ही एक्ट के बीच में, जिसे आप पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बता रहे हो और उसको रिलेवेंट बनाना था, उस ट्रांजैक्शन के बीच में और मेन एक्ट के बीच में जो प्रिंसिपल एक्ट है, दोनों के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। कितना टाइम गैप कि वहाँ पे कोई फैब्रिकेशन किया जा सके। अब एक और केस यहाँ पे देखते हैं कि क्या FIR, अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो FIR हम लिखवाते हैं, FIR को भी रेस जस्टिस में लिया जा सकता है क्या, FIR को भी पार्ट ऑफ रेस जस्टिस माना जा सकता है कि नहीं। तो ये बात कहाँ मानी गई थी, ये एक केस था, इसकी जो केस मैं बता रहा हूँ प्लीज़ इनको नोट कर लें आप। श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे जो विटनेस था उसने जैसे ही ये क्राइम होते हुए देखा, उसने उसके तुरंत बाद यहाँ पे FIR लिखवाई थी जाके। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना था कि जो FIR है भाई, दैट विल बी आल्सो ए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस। ठीक है, ये केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी ये माना जाता है कि जो सेक्शन 6 है, देखिए आपके एविडेंस का बेसिक हमने 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स की बात की थी। पहला हमने कहा था कि बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए, दूसरा हमने कहा था कि जो भी हेयर से एविडेंस है वो एडमिट नहीं होनी चाहिए। तो भाई जो हेयर से एविडेंस है यानी कि सुनी सुनाई बात को एविडेंस के तौर पे एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सेक्शन 6 है वो इस बात का एक्सेप्शन है। सेक्शन 6 इज द एक्सेप्शन ऑफ हेयर से एविडेंस। सेक्शन 32 भी इसका एक्सेप्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे कर फर्दर, बस आप नोट कर लीजिए। तो ये बात कहाँ कही गई, एक केस आया था जावेद आलम वर्सेस स्टेट था, जावेद आलम वर्सेस स्टेट। इस केस में कहा गया कि जो रेस जस्टिस है वो आपके हेयर से एविडेंस का क्या है, एक्सेप्शन आ जाता है।
जितने मैं केस लॉ बता रहा हूँ प्लीज़ इन सभी केस लॉज को नोट कर लें। अभी अगली बात आती है कि भाई आपने कहा कि वर्ड्स, अगर कोई टेप रिकॉर्डिंग है तो क्या वो भी जो वर्ड्स बोले गए हैं टेप रिकॉर्डिंग में, क्या वो भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको भी ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि RM मलकानी वाले केस में पहली बार टेप रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट किया गया था एज एन एविडेंस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इसी केस में कहा था कि जो टेप रिकॉर्डिंग है दोज आर द कंटेम्परेनियस टेप रिकॉर्ड ऑफ द रिलीवेंट कन्वर्सेशन इज अ रिलीवेंट फैक्ट। इस वर्ड को ना आप रट लें, कंटेम्परेनियस, ये वर्ड आपको बार बार लिखना है अपने मेंस के एग्जाम में कि जो कंटेम्परेनियस टेप रिकॉर्ड थी ऑफ कन्वर्सेशन की वो क्या हो जाएंगी? रिलीवेंट हो जाएंगी। किस में रिलीवेंट हो जाएंगी भी? अंडर सेक्शन 6 यानी कि रेस जेस्टे में हो जाएंगी। कोशिश कीजिए मैक्सिमम केस लॉज याद करने की, क्योंकि केस लॉज आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे केस लॉज से ही आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक केस आया था गोविंद स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जितने मैं केस बता रहा हूँ प्लीज़ आप उन सबको नोट कर लें। आपको किसी भी चीज़ का जब वो पढ़ना होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आपको उसके केस लॉज पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये आपका रिसेंट केस है, 2016 का ही केस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। बड़ा अच्छे फैक्ट हैं, आपको याद भी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एक्यूज पर्सन है उसने विक्टिम को असॉल्ट किया जब वो बेचारी ट्रेन में अकेली जा रही थी। कोई लड़की किसी ट्रेन जा रही थी और वो ट्रेन में लड़की अकेली जा रही थी। तो यहाँ पे क्या करता है एक व्यक्ति कि ट्रेन में अकेली लड़की को देख के उसे असॉल्ट करता है और असॉल्ट के बाद उसको रेप कर देता है और उसको ट्रेन से पुश कर देता है। तो दे टेस्टिफाइड दैट दो वांटेड टू स्टॉप द ट्रेन। अब उस बीच में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो बेचारा चेन खींचता है, मिडिल एज्ड आदमी था, और वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से ट्रेन को रोक दूं। चेन खींचने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से उसको बचाऊं। तो जो मिडिल एज मैन था, यहाँ पे मिडिल एज मैन ने जैसे ही चेन खींचने की कोशिश की तो वहाँ पे उसके बाद जो मिडिल एज मैन की स्टेटमेंट थी कि वो लड़की ट्रेन से बाहर कूद गई। तो ये क्या माना गया था, उसकी इस स्टेटमेंट को यहाँ पे अंडर सेक्शन 6 रिलेवेंट माना गया था, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना गया था। एक और इम्पोर्टेंट केस आ जाता है यहाँ पे आर वर्सेस फोस्टर का। आर वर्सेस फोस्टर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, 1834 का ये केस है। यहाँ पे क्या किया था, जो विटनेस ने क्या देखा था, एक बंदा रोड के किनारे खड़ा था, एक विटनेस था, इसने देखा कि भाई एक कार आई, ठीक है, वो कार बहुत फुल स्पीड से यहाँ पे गई, बहुत तेज़ स्पीड से वहाँ पे गई। और आगे जाने के बाद कुछ देर जब ये आगे चला तो इसने यहाँ पहुँचने के बाद देखा कि कोई रोड के ऊपर बेचारा पड़ा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था किसी का। तो यहाँ पे इस व्यक्ति के इसने कार को देखा जाना और उसके जस्ट थोड़ी दूर जाने के बाद किसी का एक्सीडेंट हो जाना, तो यहाँ पे इसको अलाउ किया गया एविडेंस देने के लिए। और इसने जो एविडेंस दिया गया उसकी, इसने बोला कि मैंने वहाँ पे एक बहुत स्पीडी व्हीकल को देखा था। तो वहाँ पे इस बात को, इस विटनेस की बात को क्या माना गया, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना गया अंडर सेक्शन 6, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस। वहाँ सेक्शन 6 नहीं था, वहाँ पे क्या था, रेस जेस्टे में उसको माना गया रिलीवेंट। तो ये सारे केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। जितने मैंने केस लॉज यहाँ बताए हैं प्लीज़ सारे केस लॉज को नोट कर लें। देखिए कंटेम्परेनियस एक ऐसा वर्ड है बीच में जिसको आपको याद रखना है। द एक्ट्स विच आर हैपनिंग विद द प्रिंसिपल एक्ट मस्ट बी कंटेम्परेनियस, यानी कि कंटेम्परेनियस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। तो ऐसे फैक्ट्स को हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कहेंगे, और वो अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलीवेंट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन पोल अवेलेबल रहती है। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपकमिंग वीडियोज़ की टेलीग्राम चैनल पर, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको वीडियो लग कैसे रहे हैं तो मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट इस बात का मुझे
एहसास दिलाते हैं कि मेरे वीडियोस कैसे हैं, मुझे उनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एविडेंस एक्ट को हम छोटे छोटे वीडियोज़ की सीरीज़ में ही कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमें कोई भी डाउट्स इसमें ना रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।